वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एक साथ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। अफशीन एफएससी का इम्तिहान देकर फारिग हुई थी। बाकी बेटा और बेटी छोटे थे, वो भी अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। इरफान अंकल 18 साल बाहर सऊदिया में रहे थे और वो अच्छे सेहतमंद और काफ़ी अच्छे जान के मालिक थे। और अब लाहौर में उनका अपना चावल का होलसेल का कारोबार था और मैं हैरान था। उनकी बीवी चची की बड़ी बहन खुद खूबसूरत और एक मालिक थी। फिर अंकल ने कैसे चची को फंसा लिया, मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे जिनके जवाब सिर्फ चची के पास ही थे। लेकिन फिर मैंने सोचा, मर्द एक घोड़ा है अपना, इसके लिए हथौड़ा है। आज तक इसने किसी को नहीं छोड़ा है। मैं वहां कमरे में ही चारपाई पर लेट गया और जो आज देखा इसके बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते मैंने अपने दिल और दिमाग में एक प्लान बना लिया था जो कि खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन मैंने अपने प्लान को पक्का बना लिया था। उन्हीं सोचों में पत्ता ही ना चला। मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सो गया। मुझे होश तब आया जब शाम को चचा जान मुझे जगा रहे थे। मैं उनकी आवाज़ सुनते ही फौरन उठ गया। उन्होंने पूछा, काशक्की शेर पत्थर है तेरी है ना, आज क्यों दिन भर सोता रहा है? मैंने कहा, चचा जान आज हम यानी मैं आंटी का सामान बाजार से लेकर आया था और वहां से थका हुआ आया था और चारपाई पर आकर लेट गया, पत्ता ही नहीं चला और सो गया। चचा जान बोले, चल उठ जाकर मुंह हाथ धो, चाय बन गई है, आकर पी लो, और खुद बाहर चले गए। मैं वहां से उठा और बाहर निकलकर बाथरूम में दाखिल हुआ और नहाने लगा। वैसे भी इशरत आंटी से मुलाकात के बाद अभी तक मैं नहाया नहीं था, इसलिए नहाकर बाहर आ गया। और जब मैं टीवी वाले कमरे में जाने लगा तो मैंने किचन में देखा चची वहां कुछ काम कर रही थी। मैंने सर झुकाकर नजर चरा के टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया। वहां चचा पहले ही टीवी पर खबरें देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद चची ने मुझे चाय का कप लाकर दिया। मैंने उनको पहले जैसा ही नॉर्मल मोड दिखाया और वो चाय देकर बाहर चली गई। फिर वो दिन रात तक मामूल की तरह गुजर गया। अगले दिन सुबह नाश्ता करके सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ और मैं भी वही रूटीन की तरह टीवी कमरे में दाखिल होकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चची के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। चची ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। फिर मुझसे पूछा, शाजी सुनाओ क्या बना? कल कोई आया कि नहीं? मैं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चची जान अब जैसे खिलाड़ी औरत ने बंदोबस्त किया हो तो बंदा मज़ा किए बगैर रह सकता है। वो आगे से बोली, फिर दबिक के इशरत से मुलाकात की है न, और उसको अपना दीवाना बना लिया है कि नहीं? मैंने कहा, चची जी, और उसको अपना मुरीद भी बना लिया है। फिर चची थोड़ा अक्कड़ कर बोली, देखा ना भतीजे, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। मैंने दिल में सोचा, चची हवा है तेरी भी बहन नौना दत्ती फेर आंखों में। मैंने फैसला कर लिया था कि अब चची के साथ खेल के खेलना है, इसलिए मैंने खिल कर बात करने का सोचा। चची ने मुझे यूं चुप बैठे देखकर कहा, क्यों भतीजे, क्या सोच रहा है? मैंने कहा, चची मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो चची आगे से बोली, हाँ बोले, क्या बात है? मैंने हिम्मत करके कहा, चची आपने खुद कहा है कि मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी खिलाड़ी ऐश कराया है और खुद भी करूँ, इसलिए अब कोई नया माल भी चेक करवाओ ना। चची ने मुझे घूर कर और सवालिया नज़रों से देखा और बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? नरीन और इशरत दोनों को तुम चेक कर चुके हो और जब चाहो उनको दोबारा मुलाकात कर सकते हो। फिर नया माल कौन सा तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊं? मैंने कहा, चची आप एक खिलाड़ी औरत हैं, मुझे लगता है आप और भी अच्छा अच्छा माल मुझे चेक करवा सकती है। इसके बदले में आपको मेरी तरफ से आपके लिए जो खिदमत होगी मैं दिल और जान से करने को तैयार हूं। चची थोड़ा सा सीधा होकर बैठ गई और बोली, काशक्की तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? जरा खिलकर बात करो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उनके लहजे में थोड़ा अब गुस्सा भी था। मैंने भी हिम्मत करने का फैसला किया और चची से कहा, चची मुझे आपकी भाभी साइमा आंटी को देखना है। और फिर मैं अपना जुमला कहकर खामोश होकर बैठ गया और चची की तरफ देखने लगा। चची ने ना आओ देखा ना ता देखा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और फूल कर गुस्से में बोली, शर्माना चाहिए तुम्हें, ऐसी घटिया बात मज। मेरी बातें सुनकर चची के चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो चुका था। जान निकल चुकी थी उनकी, और मैं ये बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा।
मैं अभी दरवाज़ा खोलने ही लगा था, चची भागकर मेरे पाँव में आकर गिर गई और रोने लगी और मुआफ़ी मांगने लगी और मेरे पाँव पकड़ लिए। काशक्की बेटा, मुझे मुआफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम पर हाथ उठाया, खुदा के लिए मुझे मुआफ़ कर दो। तुम मेरे पास बैठो, हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन खुदा के लिए अपने चचा से बात ना करना। मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं किसी को मुँह दुखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने साफ अल्फाज में चची को बोल दिया, चची अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात चचा किसी और को ना बताऊं तो ये आखिरी दफ़ा होगा और अब की बार वही होगा जो मैं कहूँगा। अगर अब पूरा साथ दोगी तो ठीक है, मैं बैठकर बात करने को तैयार हूँ। अगर मेरी ये बात मंजूर नहीं है तो मुझे जाने दो, फिर मेरे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हारी किसी भी किस्म की बातों में नहीं आऊँगा। चची आगे से बोली, ठीक है काशक्की बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आओ बैठकर बात करते हैं। मैं दोबारा कुर्सी खींचकर बिस्तर के साथ लगाकर बैठ गया और चची भी बिस्तर पर आकर बैठ गई। और फिर मैंने कहा, हाँ चची, अब बताओ क्या सोचा है? चची ने पूछा, तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता चली है? क्या तुम्हें इशरत ने बताया है? मैंने कहा, चची मुझे किसी ने भी नहीं बताया। फिर मैंने जो कुछ देखा और सुना सब चची को बता दिया। चची अब मेरी बातें सुनकर समझ गई थी कि मुझे अब हर बात का पता लग चुका है, इसलिए अब जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है। चची बोली, देखो काशक्की बेटा, जो तुमने देखा और सुना वो सब कुछ सच है, लेकिन शौकत और इरफान भाई के अलावा मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है और न ही मैंने उनके अलावा किसी और मर्द से करवाया है। इसलिए इन दोनों के अलावा तुम अपने दिमाग में किसी और का शक ना रखो। रही बात साइमा की, वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इसको तुम्हारे लिए मिला लूं, लेकिन वदा नहीं कर सकती। ओ मैंने कहा, चची जान, मैं आपको भी अच्छी तरह जानता हूं। आप कितनी बड़ी खिलाड़ी औरत हैं और आपकी भाभी को भी, जो आपको कितने अरसे से किसी के लिए कह रही है। इसलिए आप ये ना कहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कर भी सकती है। देखो काशक्की, ऐश तो मैं अब तुम्हें खिलकर कराऊंगी, लेकिन मेरा एक काम भी पक्का करवाना पड़ेगा। बोले, करवाओगे? मैंने कहा, चची जान, मैंने पहले भी कहा था आपका हर काम मुझे मंजूर है। आप हुक्म करो, मैं ज़रूर पूरा करूंगा। लेकिन आपने अभी तक बताया ही नहीं आपका कौन सा काम है जो अभी तक मुझे नहीं बता रहे। चची बोली, ये काम किसी को भी नहीं पता, ना इशरत को, ना नरीन को, ना साइमा को, ना ही किसी और को। पहली दफ़ा तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, अब बताओ, मैं सुन रहा हूँ। चची ने कहा, पूरी बात फिर किसी दिन बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल काम यह है कि तुम्हें मैं साइमा के अलावा और भी बहुत अच्छा माल खिलाऊंगी जो तुमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक बंदा है, इसको राज़ी करना होगा। इसको पूरे एतमाद में लेकर मेरे लिए तैयार करना होगा। मैंने चची से कहा, चची मैंने कहा था ना, तुम एक बहुत बड़ी अच्छी खिलाड़ी औरत हो। देख लो तुम्हारा। अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी हम रिश्तों की इक़दाम नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। और रिश्ते की एक लकीर होती है, और अगर इंसान इस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए वबाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसीलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मेरे साथ गुजर चुकी थी वो मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर बैठी रहती। ये बेचैनी और तड़प मुझे दीवाना कर गई थी, इसीलिए मेरे सर में दर्द होने लगता। मेरा देवर नदीम, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था और हम दोनों के दरमियान काफ़ी भाभी के रिश्ते में बेपर्दगी का फितना काट दिया। उसने मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान पड़ गई। मुझे लगा ये वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। तो वो फ़ौरन ही अपने कमरे से तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वो मुझे अपने दिन भर के किस्से सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेज़ी से मेरे सर में हरकत कर रही थीं और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया। वो बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोज़ाना रात को चाय पीने की आदी थी। नदीम मेरे लिए चाय बनाकर लाया। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह उठी।
واقعی ندیم کے مساج میں تو ایک جادو سا تھا، مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دنوں بعد مجھے اتنی گہری نیند آئی تھی۔ جب میں نے اپنے جسم پر تیل لگا ہوا دیکھا، شاید میں نے نیند میں اپنے سر پر ہاتھ لگانے کے بعد جسم پر بھی لگا لیا تھا، میں معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نیند پوری ہونے کی وجہ سے میرے سر کا درد پوری طرح ختم ہو گیا تھا۔ میرے شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا اور یہ 1 سال میں نے بہت اچھے سے گزارا تھا۔ جب میں اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو میرا دیور ندیم ایک 16 سال کا لڑکا تھا۔ ندیم کے اندر بہت زیادہ بچپن تھا اور وہ مجھے بالکل اپنے چھوٹے بھائی جیسا لگا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے والد کا بہت جلد انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی اماں بھی ندیم پر اور گھر پر بہت کم توجہ دیا کرتی تھیں اور ناصر تو یہاں رہتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے ناصر نے مجھے کہا کہ میں اب سے ندیم کا پوری طرح خیال رکھوں۔ میں نے ناصر سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ندیم کو بالکل اپنے بچے کی طرح رکھوں گی اور میں نے اپنا وعدہ پوری طرح نبھانے کی کوشش بھی کی۔ میرا شوہر ناصر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا اور وہ مہینے میں کچھ دنوں کے لیے گھر واپس آتا تھا۔ بقیہ سارا وقت میں اپنے چھوٹے دیور کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ ایک 17 سال کا لڑکا تھا جو جوان ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں صرف 4 سال ہی چھوٹا تھا اور اس لیے ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتی تھی۔ وہ کالج سے آتے ہی بھابھی کرتا میرے پیچھے گھومنے لگتا۔ ناصر کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے ندیم کالج سے آنے کے بعد میرے کام کر دیتا اور اس کے بعد میرا ہی سارا وقت گزرتا ندیم کے ساتھ۔ رہتے رہتے میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی تھی کہ وہ ناصر کو پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا ذکر ہونے پر وہ خاموش ہو جاتا یا پھر بات کا رخ ہی بدل دیتا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اسے ناصر سے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں کبھی یہ سوال کر نہیں پائی اور بہت بار مجھے اس کا جواب مل گیا۔ ناصر کی اماں سارا دن محلے میں گھومتی پھرتی اور شام ہوتے ہی جلدی سو جاتی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی اٹھتی اور پھر محلے میں نکل پڑتی۔ اس لیے مجھے کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن ناصر کے بغیر مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور میں ساری رات بے چینی سے گزارتی تھی۔ کبھی کبھی ندیم کو پتہ چل گیا کہ میرے سر میں مستقل درد ہے، اسی لیے وہ پہلے تو میرے لیے دوا لاتا، لیکن ایک دن ندیم کہنے لگا کہ آپ کب تک سر درد کی دوا کھاتی رہیں گی؟ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ میں آپ کا مساج کر دیتا ہوں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ میں نے ندیم سے کہا کہ مساج کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے بھائی کے پاس بھجوا دو، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری بات سن کر ندیم کہنے لگا کہ اگر آپ چلی جائیں گی تو میرا کیا ہوگا، میں تو اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ندیم کو واقعی میری بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر یوں گھومنے کے لیے باہر چلے جاتے۔ وہ رات کو میری پسند کی آئس کریم لے آتا اور ہم دونوں مل کر ساتھ کھاتے، کبھی اکٹھے فلم دیکھتے۔ میں نے اس کی پڑھائی میں بھی بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھی۔ ندیم مجھے اپنا ہر مسئلہ بتا دیتا۔ میں جب بھی اس کے ساتھ خریداری کے لیے جاتی تو وہ مجھے بہت ہی جدید اور فیشنیبل کپڑے لینے پر مجبور کرتا۔ گھر میں تو وہ مجھے دوپٹہ بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ میں جب بھی دوپٹہ لے کر کمر کرتی تو وہ میرا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیتا کہ آپ اتنی گرمی میں یہ پہن کر کیسے کام کر لیتی ہیں۔ وہ ہر بات میں میری بہت زیادہ فکر کیا کرتا تھا۔ ندیم کو ہلکے رنگوں کے کپڑے بہت پسند تھے اور اس لیے میں جب اس کے ساتھ بازار جاتی تو وہ مجھے ہلکے رنگوں کے کپڑے دلاتا اور ان کی سلائی بھی بہت ہی فیشنیبل کرواتا۔ اسے میرے کپڑوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ میں اکثر اس سے کہتی کہ اس کی بیوی بہت ہی خوش نصیب ہوگی تو وہ اپنی پسند سے کپڑے ڈیزائن کروا کر دے گا۔ وہ میری بات سن کر کہتا کہ فی الحال تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں۔ اور واقعی میں بہت خوش نصیب تھی، کیونکہ مجھے ندیم کبھی بھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے تمام جوڑوں کے ڈیزائن بنواتا۔ بڑی بڑی چوپن والی جینز اکثر میری کمر تک جھانکنے لگتی اور قمیض اتنی کس ہوتی کہ کبھی کبھی مجھے سانس لینا بھی دشوار محسوس ہوتا، لیکن ندیم کو ایسے کپڑے بہت پسند تھے۔ میں اسے اپنے بچے کی طرح رکھتی تھی، اس لیے کبھی بھی اس کی پسند کا جوڑا پہننے کے لیے منع نہیں کیا۔ ہلکی گلابی رنگ کا جوڑا پہنے ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ گھر میں بہت ہی گرمی تھی اور میرا پورا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ میں لپارے سے سب کچھ آنکھوں میں لگا رہی تھی اور میں دوپٹے کے بغیر جلدی جلدی کھانا پکانے میں مصروف تھی کہ جب اچانک ہی ندیم پیچھے سے چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آج تو آپ بہت ہاٹ لگ رہی ہیں۔ اس کے اس وضاحت سے میری نیندیاں ہو گئیں اور جلدی سے اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی تو ندیم کہنے لگا کہ بھابھی میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ آرام سے اپنا کام کریں، اور وہ کھانا کھانے سے نکل کر چلا گیا۔ ناصر جب مجھ سے ملنے واپس آتے تو ندیم ان سے بہت ہی کم بات کرتا اور سارا وقت پڑھائی میں مگن رہتا۔ ناصر بہت خوش تھے کہ ندیم بہت محنت سے پڑھائی کر رہا ہے اور میں بھی ان دونوں ناصر کے ساتھ اتنی مگن ہوتی کہ مجھے ندیم کا بدلا ہوا رویہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔
नासिर सिर्फ कुछ दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और नदीम फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत ज़िद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि जो कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वो मेरे पीछे पड़ गया था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन उसके साथ शादी में चली गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर तो मुझे बड़ी हैरानी का सामना हुआ। नदीम के सब दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम पहले भी बहुत दफ़ा मिल चुके हैं। उसका एक दोस्त कह रहा था कि नदीम हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वो सब मुझे मिलने की ख्वाहिशमंद थे और मुझे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने नदीम से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो कि सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। नदीम कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी ही बात करता हूँ। उस वक्त मैंने नदीम की बात का मतलब समझ नहीं पाया था, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। नदीम रोज़ रात को ही मेरा मसाज करने लगा था और मैं सुकून की नींद सोने लगी थी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर चिकचिक तेल के निशान मिलते हैं तो मैं हैरान रह जाती, और इसीलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और नदीम से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने की थोड़ी ही देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद आ गई और सुबह हुई तो मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। मेरा सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये नदीम मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकता था। मैं तो नदीम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी न रखा। वीडियो में नदीम मेरा अच्छी तरह से मसाज कर रहा था और फिर वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया, और चाय पीने के बाद नदीम कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई कि नदीम कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब आया। इसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। नदीम कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा और इसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और इसके बाद उसने आहिस्ता से मेरी कमीज़ को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो वो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों में तेल लिया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेहस व बेखबर उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों को फेर रहा था। थोड़ी देर के मसाज के बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू कर दिया और इसके बाद वो अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के दरमियान मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वो जज्बात में इस कदर आके निकल गया था कि कई घंटे तक वो मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेवज़न थी और वो पूरी तरह जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जैसे तैसे आया था, फिर वापस चला गया। उसने मेरी इज्जत को बुरी तरह लूट कर डाली थी। मैं अपने कमरे में ही बंद थी। जब वो कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं? मैंने गैर ही नज़र उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और इसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरी पूरी तरह ही रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन से मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा से मोहब्बतों के लिए तरस रहा था और जब मैंने उसे वक्त देना शुरू किया तो उसे मेरे वजूद का एहसास हुआ। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उसे मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि अब वो मुझसे दूर नहीं रह सकता था और इसीलिए अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता क्योंकि वो हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था। वो नासिर से पहले से ही नफ़रत करता था, क्योंकि नासिर के अब्बू नासिर से बहुत मोहब्बत करते थे और इंतकाल से पहले उन्होंने ये घर भी नासिर के नाम कर दिया था। मेरा और नासिर का साथ उसे बहुत चुभता था और वो जब भी मेरे साथ खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसे कपड़े लेने पर मजबूर करता जिनसे वो मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हॉट रंगों से मेरे अच्छे लगते हुए वजूद पसंद थे। वो कह रहा था कि मेरी खूबसूरती से घायल हो चुका था, वो बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। वो चाहता था कि मैं कुछ देर सुकून से सो जाऊं और वो मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाकर लाता, और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूं तो वो फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यार से मेरे वजूद को सरापोर कर लेता। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही उसे ये तरीक़ा बताया था।
ندیم اور اس کے دوست زمانے کی دہلیز پر تھے، اس لیے وہ صحیح اور غلط کا فرق بے خبر ہو کر میری عزت کو پامال کر بیٹھے تھے۔ ندیم کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے یہ سب کیا کر ڈالا تھا؟ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی اور وہ میرے بستر تک آ گیا تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے نفرت سے ایک نظر ندیم پر ڈالی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ بس مجھے محبت چاہتا ہے اور میری نفرت اسے مار ڈالے گی۔ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ وہ تو اپنی ماں کی محبت سے بھی محروم تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اماں نے کبھی اسے شانت نہیں کیا۔ وہ پوری طرح تنہائی کا شکار تھا۔ جب میں اس گھر میں آئی تو اس کی تنہائی مٹ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح میرے ساتھ مصروف کر لیا۔ میں نے ندیم کو ٹھوکر دے کر اپنے پاؤں کے پاس سے ہٹایا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میں وہ معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں ساری غلطی ندیم کی نہیں تھی۔ وہ واقعی رشتوں کو ترس رہا تھا اور مجھے پا کر وہ اپنا ہاتھ بنا بیٹھا تھا۔ اس میں غلطی میری بھی برابر کی تھی۔ میں نے کبھی اسے صحیح اور غلط نہیں بتایا۔ اس نے جب بھی میرے لیے بیہودہ لفظ استعمال کیے تو میں انہیں اس کی پسند سمجھ کر قبول کرتی گئی۔ میں بغیر دوپٹے کے ہی اس کے سامنے سارے گھر میں گھومتی رہی۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی ضرور سمجھتی تھی، لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ میرے اور اس کے بیچ دیور بھابھی کا رشتہ تھا اور میں نے اسی بات کا خیال نہیں کیا تھا۔ آج کل کے دور میں 13-14 سال کا بچہ بھی آس پاس سے پوری طرح بااختیار ہوتا ہے۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ میرا 17 سالہ دیور ایک چھوٹا سا بچہ ہے؟ میں نے ندیم سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ مجھ سے دوری اختیار کرے اور مجھے اپنی شکل تک نہ دیکھے۔ میرے لیے اب اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ندیم نے میری منت سماجت کی تھی کہ میں یہ بات اس کے بھائی کو نہ بتاؤں۔ مجھ میں تو خود اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں ناصر کو خود اتنی بڑی سچائی بتا سکتی۔ ندیم بہت شرمندہ تھا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن میں خود بھی اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ میں نے فوراً ناصر کو فون ملا کر ان سے کہا کہ اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، یا تو وہ خود واپس آئیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میری آواز سن کر ناصر پریشان رہ گئے کہ مجھے اچانک کیا ہوا ہے، لیکن میں جب بار بار اصرار کرنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ وہ چلتے ہیں، مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ وہ مجھے کچھ وقت مانگ رہے تھے تاکہ ہاؤس کا کوئی انتظام کر سکیں اور اپنی اماں سے بھی اس بارے میں بات کر سکیں۔ میں نے ناصر سے کہا کہ وہ 15 دن کے اندر مجھے اپنے پاس بلا لیں، نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لوٹ جاؤں گے۔ ناصر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ 15 دن میں آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے یہ 15 دن خود کو کمرے میں بند کر کے گزارے۔ میں نے ندیم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور جو کچھ ہو چکا تھا میں اسے پوری طرح بھول جانا چاہتی تھی۔ میری ساس کو اب بھی اپنے گھر کا ہوش نہیں تھا۔ انہیں اپنے گھر سے زیادہ سارے محلے کی فکر تھی۔ اگر وہ دوسروں کی کھوج میں رہنے کی بجائے اپنی اولاد کا خیال رکھتی تو شاید ندیم بے رہ روی کا شکار نہ ہوتا۔ ندیم تنہائی کا شکار ہو کر اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا، اور رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، اور میں نے اپنے اور ندیم کے رشتے کی اس حد کو بھلا دیا تھا۔ اب مجھے احساس تھا کہ میں اس گھر میں ایک غیر مرد کے ساتھ موجود ہوں اور مجھے اپنے آپ کو اس سے تہم کر کے رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت سی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی چھوٹی نہیں ہوتی جتنی کہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ مجھے اپنے دوپٹے کی قیمت کا احساس آج ہوا تھا جب میں لوٹ چکی تھی۔ نہیں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے